रात के लगभग 1 बजे का वक्त था। एक औरत काले लिबास में लिपटी हुई और चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ कब्रिस्तान में दाखिल हुई। उसने अपने हाथ में पकड़ी पोटली से इत्र की एक शीशी निकाली और उसकी कुछ बूंदें अपनी गर्दन और कलाई पर लगा ली। फिर उसी इत्र को कब्रिस्तान के चारों ओर छिड़क दिया और वहां अग्नि का एक घेरा बनाकर वो बीच में बैठ गई। उसने झोले से एक किताब निकाली जिसमें अजीब से अक्षर उकेरे गए थे और हर पन्ने पर किसी भयावह जीव की तस्वीर बनी थी। वो औरत बेहद धीमे स्वर में उन शब्दों का उच्चारण करने लगी। फिर उसने अपनी हथेली पर एक चीरा लगाया और रक्त की कुछ बूंदें अग्नि के उस कुंड में टपकाने लगी। लगभग 2 घंटे की इस प्रक्रिया के बाद कब्रिस्तान में अचानक एक अजीब सी हलचल होने लगी। अग्नि की लपटों से एक भयानक आकृति प्रकट हुई। उस आकृति के सामने उसने एक बार फिर अपनी हथेली पर चीरा लगाया और रक्त की कुछ बूंदें उसे भेंट स्वरूप चढ़ा दी। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल ही गया। अब सब कुछ बदल जाएगा सब कुछ। मेरा आह्वान क्यों किया है तूने? कह, कौन सी इच्छा पूरी करूं मैं तेरी? उस आकृति ने जैसे ही उससे ये पूछा, उसने बड़ी दबी हुई आवाज में कुछ कहा। उसे देखकर वो आकृति भयानक तरीके से मुस्कुराई और फिर बेहद डरावनी आवाज में बोली, तुझे ये चाहिए तो मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपना भोग चाहिए। उस औरत ने हाँ में गर्दन हिलाई, फिर अपने झोले से एक काले रंग का मिट्टी का कलश निकाला। देखते ही देखते वो आकृति धुआं बनकर उस कलश के भीतर समा गई। उसने तुरंत ही उस कलश को एक काले कपड़े से ढक दिया और कब्रिस्तान से बाहर निकल गई। जब वो अपने घर की चौखट पर पहुंची तो उसने वहां लगे एक पौधे की मिट्टी को कुरेदा और उस कलश को भीतर गाड़ दिया। फिर मिट्टी से उसे दोबारा ढककर वो शांत भाव से घर के भीतर प्रवेश कर गई। प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो डॉक्टर, प्लीज मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा ना। देखिए, आप शांत रहिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप बस सांस लें और हमें काम करने दीजिए। 3 घंटे तक अंदर से कोई खबर नहीं आई। मोहित की आंखें दरवाजे पर अटक चुकी थी। उम्मीद और डर दोनों के बीच उसका चेहरा जैसे पिघलता जा रहा था। नैना की प्रेगनेंसी का ये 9वां महीना था। कुछ ही दिनों में उसका बच्चा इस दुनिया में आने वाला था, लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण उसे फौरन अस्पताल लाया गया। डॉक्टर्स भी हैरान थे कि मामला इतनी तेजी से कैसे बिगड़ गया। उन्होंने बच्चे को बचाने की हर कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। जैसे ही ऑपरेशन थिएटर का लाइट ऑफ हुआ और डॉक्टर साहब बाहर आए, मोहित ने कांपती आवाज में उनसे पूछा, डॉक्टर, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा ठीक है ना? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? वो दोनों ठीक तो है ना? आई एम रियली सॉरी मिस्टर मोहित। हमने आपके बच्चे को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो गई कि हम उसे बचा ही नहीं पाए। ऐसा केस मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है। आप बस शुक्र मनाइए कि आपकी बीवी की जान बच गई, वरना हमारे लिए उन्हें बचाना भी मुश्किल हो जाता। वो पल मोहित की जिंदगी का सबसे भारी पल था। बेंच पर बैठते ही उसका चेहरा उसके दोनों हाथों में छुप गया। लेकिन यह टूटने का वक्त नहीं था। उसे नैना को संभालना था। जिन हाथों में कभी अपने बच्चे को उठाने का सपना देखा था, आज उड़ी हाथों में डिस्चार्ज पेपर थे। कुछ घंटों बाद वो नैना को घर ले आया। उसके जीवन के ऐसे मुश्किल समय में अब उसकी बेटी काव्या ही उसके जीने का जरिया थी। मम्मा उठो ना, देखो तो आपने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। अगर आप खाना नहीं खाओगी तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। नहीं मेरे बच्चे, तुझे मेरी वजह से भूखा रहने की कोई जरूरत नहीं है। इधर मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। धीरे धीरे करके नैना अब सामान्य होने लगी थी। इस हादसे को लगभग 1 महीना बीत चुका था। वो अपनी बेटी काव्या और मोहित के साथ कमरे में सो रही थी। तभी उसे अचानक कमरे में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो घबराई और उसकी आंख खुल गई। तभी उसने देखा कमरे के भीतर से अभी अभी एक काला साया गुजरा है। उसने नजरें घुमाकर देखा तो काव्या कमरे में नहीं थी। तभी बाहर से काव्या की जोरदार चीख सुनाई दी।
उस आवाज से मोहित की भी नींद टूट गई। नैना और मोहित तुरंत कमरे से बाहर की तरफ दौड़े, लेकिन जो उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा वो देखकर उनके होश उड़ गए। काव्या जमीन पर पड़ी थी और बुरी तरह से तड़प रही थी। ये मेरी काव्या को क्या हो रहा है? उसका शरीर कांप रहा है मोहित, उसकी आंखें देखो। कुछ करो मोहित, प्लीज कुछ तो करो। इससे